हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस, वीडियो में हम एनटीए अभ्यास के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ये चैप्टर वाइज सीरीज है और इसमें आइसोमेरिज्म है और ये पहला पार्ट है। मतलब क्योंकि देखिए, एक वीडियो में सारे क्वेश्चंस लेना थोड़ा टफ हो जाता है, तो पार्ट्स में करना सही है। इससे आपको भी आसानी रहेगी क्वेश्चंस को सोल्व करने में। प्लेलिस्ट इसकी मैं बना चुका हूँ और चैप्टर्स पे भी वीडियो अपलोड कर चुका, तो उसको भी जरूर देखें। एनटी अभ्यास के क्वेश्चन चैप्टर वाइज जो है वे जरूरी हैं कंसेप्ट की तैयारी के लिए। ठीक है, तो इसे जरूर ध्यान रखें। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हाउ मेनी आइसोमर्स ऑफ C4H10O रिएक्ट्स विद Na मेटल इवोल्व H2 गैस। इसमें स्टीरियो आइसोमर्स आपको नहीं देखने हैं। नाउ देखिए गाइज, इसमें दो टॉपिक हैं आपके जो मर्ज कर दिए हैं और बहुत ही अच्छे। पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि C4H10O के आइसोमर्स कितने बनते हैं, और जब वे आइसोमर्स जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो H2 गैस किन केसेस में निकलती है। ठीक है, देखिए पहले आपको मैं ये वाला पार्ट बता देता हूं ताकि आसानी हो जाएगी आपको। ठीक है, देखिए वी नो कि जो सोडियम मेटल है आपका बहुत ही आसानी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, और इसी इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से ये जो सोडियम है इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। इसका मतलब दूसरों को रिड्यूस कर देता है एंड खुद को ऑक्सीडाइज कर देता है। नाउ फॉर एग्जाम्पल, जब भी आपका कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन होता है, ठीक है, जैसे कैसे RSH हो गया आपका एग्जाम्पल, ROH हो गया एल्कोहल टाइप के, या RNH NH2 कुछ टाइप के हो गए, है ना, इस तरह के हो गए। या R में मतलब जैसे ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया आपका एल्काइन टाइप में, है ना। तो इन सब में एसिडिक H है। वी नो गाइस कैसे। देखिए, हमें पता है जब भी कभी कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ फॉर एग्जाम्पल H जुड़ा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्योंकि ये ज़्यादा है तो इट काइंड ऑफ जो पुल करता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ, और यहाँ पे डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव हो जाता है। अब इस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव क्लाउड को अपनी तरफ पुल करने की वजह से जो ये H है इजीली निकल सकता है, यानी H पॉजिटिव दे सकता है। तो यही जो कैपेबिलिटी है इन सब में है। जैसे देखिए, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ट्रिपल बॉन्ड C, इनकी जो इलेक्ट्रॉन पुलिंग कैपेबिलिटी है इज वेरी गुड। अब इसमें ये तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है अच्छे। ट्रिपल बॉन्ड C में क्या है कि जो परसेंटेज S कैरेक्टर होता है इज 50%, एंड हायर द परसेंटेज S कैरेक्टर, जो इलेक्ट्रॉन पुलिंग कैरेक्टर होगा वो इज मोर, विच मेक्स इट हाईली एसिडिक, ये H को। दूसरे एग्जाम्पल आप जैसे देख सकते हो HCl है। इसमें H बहुत इजी निकल जाता है क्योंकि Cl हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सिमिलरली HI, HBr, इनफैक्ट अगर वाटर को भी देखोगे HOH, उसमें भी ये थोड़ा सा, ये वाटर के केस में थोड़ा सा वो हो जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि HOH में क्या हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह भी हो जाती है, लेकिन इस केस में फिर भी अगर आप देखोगे थोड़ा सा एसिडिक ये वाला ही H रहता है, स्लाइटली एसिडिक, है ना। तो आप समझ गए होंगे ये कंसेप्ट। अब रिएक्शन क्या होती है, आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूं ताकि आप आइसोमेरिज्म जब देखते हो शक्ल देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैंने आपको बताया कि Na है जैसे बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रॉन जो रिड्यूसिंग एजेंट है, इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से निकाल देता है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं एल्कोहल का ही एग्जाम्पल ले लेता हूँ, एक ROH। तो जब ये इलेक्ट्रॉन, अब क्या होता है जब ये इलेक्ट्रॉन है अटैक करता है इस पे, लिविंग बिहाइंड यहाँ पे RO नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पे H डॉट। ठीक है, कैसे देखिए, OH है, एक इलेक्ट्रॉन इसने, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसको एक इलेक्ट्रॉन जो ये है यहाँ मिल गया और ये H डॉट निकल गया। समझ रहे हैं आप क्या मैं कह रहा हूँ। तो ऐसे जब H डॉट दो मिलते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है H2। ठीक है, तो इस तरह से हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसका मतलब जितने भी इसके आइसोमर्स होंगे उनमें एसिडिक H होना जरूरी है। ठीक है, अब इसके अगर आप आइसोमर्स बनाएं तो ये होते हैं। तो इसमें ये वाले तो हैं सब के सब एल्कोहल्स, राइट।
और ये क्या हो गए, सब तीनों ईथर्स। समझ में आपको गाइस? अब मैंने आपको क्या बताया कि Na मेटल के साथ जब भी रिएक्शन करने के लिए एसिडिक एच प्रेजेंट होना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे ईथर में तो कोई एसिडिक एच नहीं है। समझ रहे आप? तो ये तो आपके काउंट नहीं होंगे। अब इन सब में एक ये एसिडिक एच है, एक ये एसिडिक एच है, इधर भी एसिडिक एच है, इधर भी एसिडिक एच है, ऑब्वियसली सबके सब एल्कोहल्स हैं। तो जो आपके कितने आइसोमर्स हो जाएंगे इसके, 1 2 3 एंड 4। तो जो आपको फाइनल आंसर है इज 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, जो ये वाली Na मेटल के साथ अगर आप जो H2 निकलती है, इसको अगर आपको और समझना है तो मेरे चैनल पे आप देखिएगा, मैंने इस पे वीडियो बनाई हुई है, कुछ भी सर्च कर लिएगा कि रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड विद सोडियम मेटल सब कुछ। ओके, तो इस तरह से देखना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लीस्ट हिंडर्ड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन बॉन्ड? लीस्ट हिंडर्ड रोटेशन। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले तो इनके आपको स्ट्रक्चर पता होने चाहिए। एसिटाइलिन, एसिटाइलिन का स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये फॉर्मूला क्या होता है, C2H2। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट। हेक्साक्लोरोमीथेन, हेक्साक्लोरोइथेन, इसका क्या हो जाएगा, C2Cl6। इसका मतलब देखिए C, फिर यहाँ पे 6 हो गए आपके Cl। समझ में आपको? उसके बाद है अगला इथेन। इथेन तो बहुत इजी हो गया, आपको पता ही होगा, C2H6। इसका मतलब ये हो गया ऐसे H, राइट गाइज। एंड अब आ गए इथाइलिन, मतलब C2H4, और इथाइलिन क्या हो गया ये। नाउ गाइज वी नो कि जब कार्बन कार्बन बॉन्ड है, उसको रोटेशन के लिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड होना जरूरी है। सी और सी के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तभी रोटेशन होगा। अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, दे डोंट रोटेट। ठीक है, यहाँ पे रोटेशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड ऐसा होता है जो फ्रीली मूव होता है। ठीक है, तो इसका मतलब आपका एसिटाइलिन और ये जो डी ऑप्शन है इथाइलिन तो कट गया। ना व्हाट अबाउट इथेन एंड हेक्साक्लोरोइथेन? अब इसमें क्या है, अब देखिए रोटेशन तो हो रहा है इसमें भी, इसमें भी, लेकिन इसमें देखिए जो हाइड्रोजन है उनका स्मॉल साइज है, मॉलिक्यूल उनका जो आइटम है साइज है, तो ये आपस में डिस्टर्ब एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं कर रहा है ज़्यादा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे Cl है, इसके जो मॉलिक्यूल, इसका जो एटम्स, इनका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा है, तो जो फ्री रोटेशन है वो थोड़ा सा हिंडर्ड हो जाता है ना। मतलब आप समझें कि जितना फ्रीली इथेन आपको मूव कर रहा है सिंगल बॉन्ड के अराउंड, इसमें इतना नहीं हो रहा, डाउनवर्ड है। ओके, सो जब आप कहते हो लीस्ट हिंडर्ड रोटेशन किसमें हो रहा है, तो लीस्ट हिंडर्ड मतलब सबसे कम परेशानी में हो रहा है, यानी किसमें इजीली हो रहा है, तो मतलब C2H6, तो यानी सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। बी नहीं, बी कट गया। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आइसोमर ऑफ C6H14 फॉर्म्स 3 मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स, द आइसोमर में बी। अब इसमें ये 4 आपको कंपाउंड दिए हैं। देखिए मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स आपको बताने हैं, तो वो कैसे, पहले देखिए इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर आपको देखते हैं। सो सबसे पहला है नियोपेंटेन। ओके, सो इसमें अगर आप मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बनाने चाहें तो क्या होगा, देखिए सिंपल, आप जब एल्केन है, फॉर एग्जांपल CH4 ले लेता हूं मैं। ठीक है, जब आप इसकी रिएक्शन कराते हो फॉर एग्जांपल क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या हो जाता है, CH3Cl प्लस HCl इस टाइप से बन जाता है ना। तो ये क्या होता है, मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बन गया। समझ में? तो सेम इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कोई ऐसा कंपाउंड बताओ जिसमें 3 डिफरेंट तरह के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बन रहे हैं। अगर आप देखिए इसमें तो नियोपेंटेन में ये CH2 है, इसको हटा के, एक H को हटा के मैं अगर Cl लगा दूं यहाँ पे, ये बन गया, एक बना। अगर सिमिलरली अगर मैं इसको ना लगाता, समझ रहे हो, अगर मैं इसको बजाय यहाँ पे लगा देता तो क्या कंपाउंड आपका डिफरेंट हो जाता? नहीं, सेम ही है। तो इसका मतलब इसमें
मोनोक्लोरो डेरिवेटिव एक ही बन सकता है। समझ में आया ना आपको? क्योंकि गाइज ये यहाँ से लगा दी, यहाँ लगा दिया, सेम ही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 है, इसका मतलब नियोपेंटेन आपका नहीं है। दूसरा देखते हैं एन हेक्सेन, ठीक है। अब ये इसमें आप देखिए, आपको एक एक एच हटाऊंगा, सीएल लगा दूंगा। अब थोड़ा आइडिया से देखिएगा, अगर मैं इसको यहाँ इस एच को हटा के यहाँ सीएल लगा दूं तो एक ये बन गया, समझे। इसके बजाय अगर यहाँ एक एच को हटा के यहाँ सीएल लगा दूं, समझे, तो 2। सिमिलरली एक ये एच है, इसको हटा के यहाँ पे सीएल लगा दूं तो 3 डिफरेंट तरीके के, ठीक है। लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ या यहाँ पे लगाता हूँ या यहाँ पे लगाता हूँ तो सेम टू सेम या मेरे पहले 3 वाले कंपाउंड बन जाएंगे ना, क्योंकि देखिए सिमेट्री होगी ना इधर। समझ में आएगा इस आपको क्यों कह रहा हूँ? देखिए देखिए, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सीएल लगा दूँ या हटा के इसको यहाँ सीएल लगा दूँ तो कंपाउंड क्या डिफरेंट है? सेम ही है ना। तो इसी तरीके से इसमें आप कितने बना पाए? 3 बना पाए। कैसे? एक सीएल यहाँ पे जोड़ दे सकते थे, एक सीएल इस पे जोड़ सकते थे, एक सीएल इस पे जोड़ सकते थे। तो इसमें 3 डिफरेंट तरह के मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बना गए। देखिए मोनोक्लोरो है इसलिए एक एक सीएल लगा रहे हैं, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो अभी तक तो इसमें मेरा जो आंसर है वो एन हेक्सेन ही दिख रहा है, ठीक है। अब साथ ही साथ इन दोनों को भी देख लेते हैं। अब देखिए ये तो हो गया 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन और ये हो गया आइसोहेक्सेन। अब इसमें अगर आपको मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बनाने हैं तो कैसे बना सकते हैं? देखिए एक तो मैं बना सकता हूँ इधर, ठीक है। अब ये पोजीशन दोनों सेम है, ये दोनों पोजीशन सेम है, ठीक है। और ये अगर यहाँ लगा दूँ या यहाँ बना दूँ, क्योंकि देखिए सेम है ना, सिमेट्री होगी ना। तो ये एक तो इन दोनों में से एक पे सीएल लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये 1 हो गया। इस पे लगा दो या इस पे लगा दो, इस पे लगा दो या इस पे लगा दो, सब में एक ही तरह का कंपाउंड बन रहा है। और फिर अब दूसरा है ये वाला, अब इस पे लगा दो या इस पे लगा दो, सेम ही है। समझ आ रहा है आपको? तो इसमें कितने बन गए आपके? 2 बन सकते हैं। अब इसमें देखोगे आप एक सीएल इसमें लगा दो, ठीक है। इसके बजाय इसमें लगा दोगे तो ये और ये तो सेम ही है, ठीक है। एक और मैं सपोज इस पे लगा देता हूँ, अब एक डिफरेंट बन सकता है, इस पे 2 सेम है ना, एक इस पे लग सकता है, डिफरेंट है 3, एक इस पे लग सकता है 4 और एक इस पे लग सकता है 5, तो इसमें बन सकता है आपके 5। समझ में आ रहा है आपको कैसे? क्योंकि ये अब इस केस में कोई सिमेट्री नहीं है ना, तो ये आपका 5 तरह के बन सकते हैं। तो आपका ये भी नहीं आंसर है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बी, एन हेक्सेन। आई होप गाइज आपको समझ में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो बेसिकली आपको बॉइलिंग पॉइंट बताने हैं सिस ब्यूट 2ईन और ट्रांस ब्यूट 2ईन में कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। देखिए सिस ब्यूट 2ईन का तो आपका जो फॉर्मूला हो गया या स्ट्रक्चर हो गया वो ये हो गया, सिस हो गया। और ट्रांस का आपका सिंपल आपको पता ही है कि CH3 यहाँ पे लगा दो H, ठीक है, ये ट्रांस हो गया। अब इसमें बॉइलिंग पॉइंट पूछा किसका ज्यादा है। देखिए आपको मैं एक चीज बता दूं, मैंने इस पे बहुत ही एक्सप्लेनेशन में आपको एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराई है। जस्ट आपको बॉइलिंग पॉइंट आवेश केमिस्ट्री सर्च करना है यूट्यूब पे और आपको ये वीडियो दिख जाएगी, ठीक है। उसमें बहुत दूसरे जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे देखिए 3 मेन फैक्टर्स हैं, 3 मेन फैक्टर्स जो कि डिसाइड करता है आपका बॉइलिंग पॉइंट, मतलब जनरली फॉर एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहला होता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस बोल रहा हूं, ना कि इंट्रा, ठीक है। इंट्रा में अलग फैक्टर हो जाते हैं, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। दूसरा आपका जो इफेक्ट करता है बॉइलिंग पॉइंट को वो आता है आपका मोलिक्यूलर वेट ऑफ ए कंपाउंड, ठीक है। और फिर तीसरा होता है आपका शेप ऑफ मॉलिक्यूल ना। अगर आप उस वीडियो में को देखोगे तो उसमें मैंने आपको समझाया था सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आईएमएफ। अगर आप आईएमएफ के अकॉर्डिंग डिसाइड कर पा रहे हो कि कौन किसका आईएमएफ ज्यादा है, आईएमएफ में जैसे आपका ये मानिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की प्रेफरेंस सबसे ज्यादा होती है, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। उसके बाद जो दूसरे ऑर्डर पे आ जाता है डाइपोल डाइपोल मूवमेंट, ठीक है, जिसमें डाइपोल डाइपोल मूवमेंट ज्यादा और वो आपका मोर बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होगा, ठीक है। डाइपोल डाइपोल मूवमेंट में क्या है, जैसे मोर पोलर जो कंपाउंड हो जाएगा। और फिर तीसरा जैसे फॉर एग्जांपल वंडरवाल, वीक होती हैं फोर्सेस, ये तो आपको पता ही है। तो वंडरवाल फोर्स
तो इस तरह की फोर्स को हम देखते हैं आईएमएफ में। अब उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आईएमएफ के अकॉर्डिंग आपका आंसर आ रहा है और डिसाइड कर पा रहे हो तो नीचे जाने की जरूरत नहीं है आपको, बस यहीं से डिसाइड कर लो। अगर सपोज आईएमएफ के अकॉर्डिंग नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, सब में सेम ही है, तब मॉलिक्यूलर वेट पे आओ। अगर मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग भी नहीं कर पा रहे, मतलब मॉलिक्यूलर वेट में क्या, जिसका ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, अगर उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर पा रहे हो कि जैसे फॉर एग्जांपल एक CH4 है, एक C2H6 है, इस है ना, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट आप डिसाइड कर पा सकते हो, है ना। लेकिन अगर इसके दोनों उसमें भी सेम ही मॉलिक्यूलर वेट है और आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो, तब आओ आप शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे। उस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखना, बॉइलिंग पॉइंट आवेश केमिस्ट्री यूट्यूब पे या गूगल पे सर्च करें, वीडियोस देखें। तो इसमें अगर आप देखोगे फिलहाल आपका आईएमएफ के अकॉर्डिंग ही सोल्व हो जाएगा, आंसर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कैसे? अब अगर आप सिस और ट्रांसफॉर्म में देखोगे, बहुत ही बढ़िया है कि देखिए सी डबल बॉन्ड सी है यहाँ पे और एक CH3 है। यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है इसका क्योंकि डबल बॉन्ड है ज़्यादा है देन CH3। आपको बताया था मैंने कि परसेंटेज एस कैरेक्टर जितना ज़्यादा होगा, जो इलेक्ट्रॉन पुलिंग कैरेक्टर होता है उतना ज़्यादा होता है। तो इसमें परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा है। देखिए परसेंटेज एस कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होता है, सिंगल बॉन्ड, उसके बाद डबल बॉन्ड, उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में सबसे ज़्यादा परसेंटेज एस कैरेक्टर है, समझ में आपको। तो अब इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, ये सॉरी नेगेटिव है, ये खींचेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा। सिमिलरली ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज। अगर आप इधर देखोगे अगेन, ये हो गया आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया आपका नेगेटिव, ये हो गया पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये क्या होगा, इस तरह से। तो अगर दो इस तरह से आ रहे हैं तो जो कंबाइंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऐसे, यानी एक डायरेक्शन में। ये पोलैरिटी डिसाइड हो गई इसकी। लेकिन जब आप इसमें देखते हो, ये तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है ना गाइस, आपको पढ़ा भी होगा, सबसे पहले ये एग्जाम्पल पढ़ते हैं हम, राइट। सो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इसका पोलैरिटी नहीं है। इसमें क्या है, ये ज्यादा पोलर हो गया क्योंकि डाइपोल मूवमेंट इसका नॉन जीरो है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको क्या बताया था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या देन डाइपोल मूवमेंट देखो, देन वॉन डर वाल डाइपोल मूवमेंट के अकॉर्डिंग डिसाइड कर पा रहे हैं। डाइपोल मूवमेंट का ऑर्डर ये है, हैंस बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी यही होगा। इसका मतलब जो सिस है उसका बॉइलिंग पॉइंट इज मोर, दैट मीन्स ए इज योर करेक्ट आंसर। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिटरमाइन द नंबर ऑफ प्लेन्स ऑफ सिमेट्री ऑफ ए गिवन कंपाउंड। अगेन गाइज इस पे भी मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, प्लेन ऑफ सिमेट्री आवेश केमिस्ट्री सर्च करना, और उसमें मैंने आपको काफ़ी लंबी वीडियो बनाई है और उसमें आपको एक एक टॉपिक समझाया हुआ है कि किस तरह से आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना रहता है। अगर अब आप इसमें देखोगे तो देखिए बहुत सिंपल तरीके से आप विजुअलाइज करने की कोशिश करें। ये आपका कंपाउंड है, ठीक है, Cl। अब मैं इसको लेट जस्ट सपोज एक, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब देखिए यहाँ पे भी H है, लेकिन इसको देखने की जरूरत नहीं क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, अभी देखते हैं। ये वाला है, ठीक है। अब मैं एक तो ये सोच लेता हूँ कि जो ये Cl है ये अबव द प्लेन है और Cl ये H बिलो द प्लेन है। और दूसरे एग्जाम्पल में लेट जस्ट सपोज ना हो कि ये Cl बिलो द प्लेन है और ये हो गया अबव द प्लेन। गॉट इट नाउ। अब एक चीज देखिए, मैं यहां से देख रहा हूं अपने मॉलिक्यूल को। अगर मैं यहां से मॉलिक्यूल को देख रहा हूं तो फॉर एग्जांपल मुझे कैसे दिख रहा है, ये CH3 है, ये CH2 है, ये CH2 और ये। तो अगर मैं यहां से देख रहा हूं, फॉर एग्जांपल मुझे स्ट्रेट लाइन में दिख रहा होगा ये। मैं यहां से देख रहा हूँ CH3 है ना, फिर CH2 है, फिर यहाँ पे मैं कहूँगा C है, एक जगह मेरा फॉर एग्जाम्पल H है ना, इधर ये राइट में आ जाएगा, और यहाँ पे फिर CH2 हो गया और फिर यह CH3। तो अगर मैं इसको यहाँ से देखिए, अब एक चीज देखिए, अगर मैं इस मॉलिक्यूल को यहाँ से बीच में से काट दूं, मैंने आपको उसमें कंसेप्ट बताया था कि जब भी ऐसा कुछ एग्जाम्पल हो तो आप एज्यूम कर लें ये जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर नथिंग बट पोटैटोज, आलू। ये इनको आलू समझ लें, ठीक है, क्योंकि ये सेम है। अगर अब इन पोटैटोज को, इन आलूओं को आप यहाँ से बीच में से काटेंगे तो क्या आपको इक्वल आलू मिल रहे हैं? ये देखिए, अभी तक तो यहाँ तक तो दोनों सेम है, ये सेम है, यहाँ पे डिफरेंट हो गया H और Cl।
यहाँ पे सेम है यहाँ, क्योंकि डिफरेंट हो गया तो आप इस तरह से पोटैटोज को नहीं काट सकते, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री में नहीं आएगा। तो ये तो हो गया, यहाँ से तो नहीं होगा। क्या आप मैं इसको हटा दूं, यहाँ से काट सकते हो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये एक छोटा सा है, ये पूरा है, नहीं। क्या यहाँ से काटोगे, ये है, ये डिफरेंट है, नहीं है, ठीक है। सिमिलरली क्या यहाँ से काटोगे, ये भी सेम, ये इधर और ये पूरा इधर, नहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री है, राइट। सिमिलरली इधर देखिए, क्या है, ये इसमें पूरा का पूरा इधर है और ये पूरा का पूरा इधर है, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं है। मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है, दोनों तरफ सेम होना चाहिए। बट लास्टली अगर आप यहाँ देखोगे, इन दोनों को अगेन आप पोटैटोज मान लो, तो जैसे ये वाले है ना। लेकिन अगर आप इसको गौर से देखोगे, मैं इसको यहाँ से काटता हूँ पोटैटो को, ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा एकदम सेम है, एकदम सेम। समझ में आपको भाई, जो आधा एच आधा एच आधा सी आधा सी आधा सी एल आधा सी एल, CH2 पूरा, CH3 पूरा, CH2 पूरा, CH3 पूरा, तो जो ये है ये पूरा प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गया। इसके अलावा आपको और कोई नहीं दिख रहा, राइट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक ही है, वन, और कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बना, एंड हैंस योर आंसर इज वन। समझ में आया गाइस आपको, प्लेन ऑफ सिमेट्री में आपको थोड़ी ये प्रैक्टिस और विजुअलाइजेशन जरूरी हो जाता है थोड़ा, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया थोड़ा दोबारा देखिए, और मेरी वो प्लेन ऑफ सिमेट्री की जो वीडियो है उसको भी जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है गाइस टॉपिक्स में, उसमें काफी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ optically active structural isomers of C4H9Br is। अब देखिए, सबसे पहले तो C4H9Br के अगर आप स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाना चाहें तो देखिए सबसे इजी तो आपका ये हो गया। दूसरा अगर आप चाहें तो जैसे CH एक, अगर यहाँ पे मैं देखिए ये CH2 है ना, ये एक दूसरा ये हो जाएगा, समझ है आपको, ठीक है। एक तीसरा है, ये Br को उठा के यहां डाल दूं मैं, CH3 CH2 CH Br CH3, 3 बन गए। और एक सिंपल है, इस Br को उठा के यहां डाल दूं, राइट। तो ये आपका हो गया 4। इसके अलावा कोई बनते हैं, नहीं बनते, ठीक है। नाउ ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स के लिए आपको क्या सबसे पहले ढूंढना पड़ता है, कायरल कार्बन। अगर इसमें कोई कायरल कार्बन है, कायरल सेंटर है, तो इसका मतलब वो मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब अब इसमें कायरल सेंटर है। कायरल सेंटर क्या होता है, एक कार्बन है, उसकी सबकी सब वैलेंसीज जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। अब इसमें C है, 2H है, ये 2H 3H, 9 कायरल कार्बन। इसको देखते हैं, क्या इसमें कायरल सेंटर है, ये तो नहीं है। 3H जुड़े हैं, ये नहीं है। ये क्या, ये है, एक H जुड़ा है, एक ही जुड़ा है, लेकिन 2 CH3 जुड़ गए, तो ये भी कायरल सेंटर नहीं बनेगा। इस पे तो ये है ही नहीं कुछ भी। अब नाउ यहाँ देखें तो ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ ये है। कैसे, एक H जुड़ा हुआ है, एक CH3, एक Br, ये तो ये एक कायरल सेंटर है, ठीक है। कायरल कार्बन, तो इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव। लेकिन अगर आप इसको देखोगे, इसमें तो C है ही एक, लेकिन सब की सब ये तीनों सेम वैलेंस है, इसका मतलब ये भी नहीं है। तो दो नंबर ऑफ एक्टिव स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हो जाएंगे इसके, 1। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1, राइट। सो आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो बाकी के क्वेश्चन के लिए गाइज सब्सक्राइब कीजिए, मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। NT अभ्यास के भी क्वेश्चन किए हैं मैंने, NCERT एग्जाम्पलर के, प्रीवियस ईयर्स के, नीट के, JEE के, यू नेम इट। और मैंने ट्रिक्स की वीडियो बहुत डाली हुई हैं, प्लीज़ उसको देखिएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय।